रागाज बुटीक, तमीज़ार संगम हॉल के पीछे क्वेरी रोड, फिनिक्स बे। ग्राहकों को अपनापन वाला एहसास देता शानदार लोकेशन, बिना झंझट की पार्किंग सुविधा, खूबसूरत माहौल में एक से एक साड़ीज, कुर्तीज, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड को आराम से परख कर खरीदारी कीजिए। कीमत भी ऐसी कि आप मुस्कुराते हुए अनेकों सूट्स, नायरा कट, गाउन और न्यू ट्रेंडी कपड़ों को पसंद जरूर करेंगे। मात्र 800 रुपये से हाई क्वालिटी सूट्स की रेंज और क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं। आपकी खुशी ही हमारी सेवा। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। रागाज बुटीक, क्वालिटी की गारंटी ही हमारा विश्वास। रागाज बुटीक। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर आज का दिन में अंडमान निकोबार के जितने भी हमारे मीडिया एजेंसी न्यूज़ चैनल है। थैंक यू सर। तो उसके लिए मैं आपको अपना पर्सनली धन्यवाद बताना चाहता हूँ। मिस्टर मनोज पॉल जो ट्वीट किया था, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि उनका बहुत सारे ट्वीट्स ऐसा है जो सही नहीं है। मुझे बहुत सारे फ़ोन आया इस ट्वीट के बाद कि सर ये क्या लिख रहा है। तो मैंने यही बोला कि देखो ये गलत शलत वो लिखते रहता है, तो ये भी एक गलत इन्फॉर्मेशन वो लिखा है। तो ये जो बात है सरासर गलत है। आपका जो नियुक्ति हुई थी वो एकदम कानूनी तरीके से फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए हुई थी। 100%। जिसने याचिका डाला था आरटीआई का, आपको पता है किसने डाला? आरटीआई जो डाले थे वो है मिस्टर जे बॉबी, न्यूज़ आप तक के जे बॉबी। आम भारतीय जो पूरे भारत से यहाँ पे आते हैं काम की तलाश में, बिजनेस की तलाश में, पढ़ाई लिखाई, क्या ये गलत है? मुझे बड़ा दुख होता है यामीन जी जब लोग बोलते हैं कि बाहर से आए, अंदर से है। ये हमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि कितने कॉन्फिडेंट हो आप कि अंडमान की जनता आपका साथ देगी? मैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। आई डोंट नो 100% बोल सकता है। एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं कैंपेन करूँगा और अगर सही प्लेटफॉर्म मुझे मिला और मुझे लगा जो प्लेटफॉर्म से हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लोगों का भला होगा, उस प्लेटफॉर्म में मैं साथ दूंगा। इस ऑनेस्टी को हम दाद देते हैं। इतना डेयरिंग और इतनी ऑनेस्टी के साथ बहुत कम लोग हैं जो अपनी स्टेटमेंट देते हैं। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं मिलने डॉक्टर अरुण मलिक सर जी से, जो मैं आपको बता दूं कि इनके जो पोस्ट है, इन्होंने किन किन जगहों पर काम किया है, उसकी अगर मैं लिस्ट पढ़ूं तो बहुत लंबी है। फ़िलहाल एज अ कम्युनिटी मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट के तौर पर ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अरुण मलिक जी जो हैं वो फॉर्मर WHO के जो हेल्थ क्लस्टर के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। उन्होंने अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े रहे हैं कई सालों तक। अनेकों इंटरनेशनल NGOs में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, जैसे ADRA, HU, MSF, IRC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही यूनाइटेड नेशंस के साथ भी अरुण मलिक सर जो हैं जुड़े रहे हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशंस के साथ भी सर जुड़े रहे हैं, खासकर WHO में भी आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, और थाईलैंड के महिदोल BSTM में। उसके अलावा अरुण मलिक जी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में अपनी भागीदारी दी है, और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी, और हाल ही में कुछ महीनों के लिए हमारे जीबी पंत में जो अनिम्स है वहाँ पर भी एज ए मेडिकल कंसल्टेंट उन्होंने अपनी रोल अदा की है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सर ने सबसे पहले पिछले साल नवंबर में अंडमान को करप्शन फ्री बनाने के लिए एक अपील की थी, उसके बाद वे सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहे थे। इस पर उन्होंने बहुत सारी अपनी टिप्पणियां दी है। उनके बाद उन्होंने फिर मार्च के महीने में हमारे ही चैनल में सबसे पहला जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जहां पे उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि वे जो आने वाले 2024 के इलेक्शन में
एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, या जो भी अगर किसी पार्टी से जुड़ते हैं या इंडिपेंडेंटली वे एमपी इलेक्शन की रेस में अपना नाम दर्ज करवाएंगे। फिर सर जो हैं चंद महीनों के लिए एनिम्स के साथ जुड़ गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी सेवाएं दी और अब खुलकर आए हैं और ये ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इनवाइट किया है सर ने, सबसे पहले हमें इंटरव्यू दिया है और अपनी जो मंशा है उससे बताने के लिए कि सर जो है 2024 में एमपी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और उसी सिलसिले में चलिए हम सर से कुछ बातें जानना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो तो कहीं से भी मुझे पॉलिटिकल नहीं लग रहा है, टोटली हेल्थ रिलेटेड आपके जो कैटेगरी रही है हेल्थ रिलेटेड रही है। तो अचानक से ये तब्दीली आप में क्यों आई कि इस सेक्टर को छोड़ के आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन करके एमपी इलेक्शन में? यामिन जी नमस्कार। पहले तो आपको और दीपिका जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए हैं, और न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं थैंक्स बताना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मेरे साथी दीपवासियों हैं, उनको भी मैं नमस्ते बताना चाहता हूँ। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर आज के दिन में अंडमान निकोबार के जितने भी हमारे मीडिया एजेंसी न्यूज़ चैनल है, थैंक यू सर। तो उसके लिए मैं आपको अपना पर्सनली धन्यवाद बताना चाहता हूँ। हाँ, आपका जो क्वेश्चन है, मैंने शायद आपको इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट इंटरव्यू में भी 5 तारीख मार्च को किए थे। बेसिकली मैं जब अंडमान पहुँचा था तो मैंने देखा कि बहुत हमारे जो साथी भाषियों हैं बहुत ही चैलेंजेस के सामना करना पड़ा है। खाली हेल्थ सेक्टर नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, शिपिंग, जो भी लीजिए आप देखिए। रिसेंटली अभी जो रोड का, ट्रांसपोर्ट का, सभी मुद्दा को लेकर मैंने देखा कि लोगों ने बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं अंडमान निकोबार में एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा आपने बताया, मैं 1986 से 96 तक काम किया हूँ। उस दौरान मैं देखा कि हमारे द्वीपवासियों के पास जो सुविधाएं होता था, आज का दिन में उस सुविधाओं का कमी है। उसका कई रीज़न हो सकता है, वो मैं अभी दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने, आप बताए कि मैं सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव था, तो उस समय मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एक्चुअली मुझे एडवाइस भी किया, और मैं भी सोचा कि क्यों नहीं आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जुड़े और इस मुद्दे को उठाएं। और मैंने देखा कि ये सही बात है, क्योंकि मैं अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के तरह देखा है कंट्रीज़ में जो पॉलिटिशियंस, जो मिनिस्टर्स एक्चुअली एजुकेटेड, डेडिकेटेड है, उन लोग बहुत कुछ किए हैं अपने जो कंट्री के लिए। तो मैं सोचा मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद भी एजुकेटेड हूँ एंड आई नो अंडमान निकोबार, कैम्बेल बे से लेके डिगलीपुर तक लोगों को मैं जितने टाइम उनके साथ इस आइलैंड से बिताया हूँ, मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिशियन एक्चुअली जो भी अभी का जो पॉलिटिशियन बिताया है। दैट्स हाउ आई थिंक आई डिसाइडेड टू गो फॉर दिस पॉलिटिकल एम्बिशन सो दैट आई कैन सर्व वेल टू माई फेलो आइलैंडर। तो आपको लगता है कि अब तक जो भी अंडमान निकोबार में हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है? बहुत करप्शन लेवल बहुत बढ़ गया है, काफ़ी तब्दीली आ गई है पहले के समय से लेकर अब तक। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मिल रही है, और आपको लगता है कि अगर सही तरीके से उसको अप्रोच किया जाए तो वो सारी सेवाएं जो है, सर्विसेज जो है, जो हक है जनता का, वो उनको मिल सकता है अगर सही अप्रोच हो तो। वही इसीलिए आप ये कोशिश करना चाह रहे हैं? यामिन जी एक्चुअली सही बात बोले हैं कि मैंने खुद देखा हूँ कि जो साधारण लोग हैं उनका राइट्स के लिए कोई नहीं बोल रहा है। उनका जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे हायर लेवल ऑफिशियल्स तक नहीं पहुँच रहा है। मुझे लगा कि ये सब चीज़ करने के लिए आपको सभी लेवल के ऑफिसर्स के साथ बातें करना चाहिए, और हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो अगर सही माने में हायर लेवल ऑफिशियल के साथ डिस्कस करके कोई सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि ये पॉसिबल है अगर आपका इंटेंशन गुड हो। करप्शन बंद करना है, लॉट ऑफ करप्शन, लॉट करप्ट प्रैक्टिस। इवन मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ ये कंपाउंड में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे भी करप्शन चल रहा है। जो चीज़ मैंने, आई एम द ओनली पर्सन जो रेज किया है, इसके बारे में मैं बाद में आपको इंटरव्यू में बताऊँगा। लेकिन करप्शन इज़ द रूट कॉज, आई कैन टेल यू दैट इज़ इन एवरी सेक्टर, not only in education, health, shipping, water sector, road, power sector। मुझे लगता है कि ये corrupt practices is more important।
ये प्रैक्टिस जो चल रहा है उसके चलते हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं। अब देखिए नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट के लोग कितने सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आई थिंक करप्शन। एंड कोई भी हमारे नेताओं ने जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड और अनइलेक्टेड, उन लोग कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि इसको क्यों हुआ है इस कंडीशन। आप देखिए पोर्ट ब्लेयर में जो भी हमारा NH4 है, मेरा आप अगर जाएंगे इधर बर्मानाला साइड में, आप देखिए वो रास्ता का कुछ हुआ नहीं है अभी तक, सही सलामत रह रहा है। तो क्या कारण है जो कि नॉर्थ मिडिल के रास्ता में NH4 में ये कमी आई है ताकि रास्ता इतना ख़राब हो चुका है। दैट मीन्स देयर इज़ सम प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। अब इसको हल करने के लिए अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये सेंट्रल लेवल और NH जो है नेशनल हाईवे के जो अथॉरिटीज़ है उनके ऊपर है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके ये करप्शन के लिए हमारे एक काम करना पड़ेगा, CBI इंक्वायरी होना पड़ेगा। और दूसरा बात क्या है कि इसको सुधारने के लिए हमें लगता है कि सही जगह में जाकर डिस्कशन होना है, दैट इज़ एट द लेवल ऑफ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हम, और दूसरा है कि सेंट्रल लेवल में। सो करप्शन इज़ द रूट कॉज एक्चुअली। यामिन जी, सर आप करप्शन बोल रहे हो, मैं मानता हूँ, क्योंकि लोग भी इस बारे में कई सारे मुद्दे होते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, रोड हो, पानी हो, सब जगह कहते हैं कि करप्शन की वजह से ये सुविधाएं नहीं मिल रही है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है कि आप खुद करप्शन का साथ देते हो, क्योंकि आपका जो अपॉइंटमेंट अभी अनिम्स में हुआ था तो वो भी एक करप्शन का एक एग्जाम्पल है। कोई मनोज पॉल नाम का व्यक्ति है जो ट्वीट करता रहता है। हम सब ने देखा था कि ट्विटर पे एक ट्वीट आया था कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल तरीके से हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो वो भी तो फिर एक पार्ट ऑफ द करप्शन हो गया। वहीं आप दूसरी तरफ करप्शन को हटाने के लिए आप MP इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट आप आना चाह रहे हो, तो इस पर आप क्या कहोगे? यामिन जी, आपने ये क्वेश्चन किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। जब मैंने ये ट्वीट देखा है, ट्वीट देखने के बाद मुझे लगा कि मिस्टर मनोज पॉल जो ट्वीट किया था, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि उनका बहुत सारे ट्वीट्स ऐसा है जो सही नहीं है, जो नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और उसका कंफर्मेशन मेरा है। तो ये भी फैक्ट नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आज का दिन में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में जो लीडरशिप है वो एक्स चीफ सेक्रेटरी नहीं है। आज का दिन में जो है एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड चीफ सेक्रेटरी हमारे यहाँ है, जो उनके नाम है केशव चंद्र जी। उनके लीडरशिप में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई भी करप्शन होगा। मेरा जहाँ तक सवाल है अपॉइंटमेंट का, आपको मैं बता देता हूँ क्लियरली, मुझे बहुत सारे फ़ोन आया इस ट्वीट के बाद कि सर ये क्या लिख रहा है। तो मैंने यही बोला कि देखो ये गलत शलत वो लिखते रहता है, तो ये भी एक गलत इन्फॉर्मेशन वो लिखा है। तो मैंने बोला कि जो मैंने हुआ है, देखो यामिन जी, आपको पता है आप मेरे को इंटरव्यू किए थे 5 मार्च को, उससे पहले ही मैं एक एडवर्टाइजमेंट देखा था जो एनिम्स के वेबसाइट में था। वो एडवर्टाइजमेंट देख के मैंने अप्लाई किया था। जब मैं अप्लाई किया तो कुछ ही दिन बाद में मेरे को एक शॉर्ट लिस्ट का एक लेटर आया, ईमेल आया एक्चुअली। तो एंड दे वांट टू इंटरव्यू मी। तो मेरे को शॉर्ट लिस्ट में मैं भी था, तो मेरे को इंटरव्यू किए, एंड दैट इंटरव्यू वाज एक्चुअली आई एम सो ग्लैड दैट कि एक सीनियर लेवल ऑफिशियल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ होते हैं, पहले के सेक्रेटरी हेल्थ जो थे, ही वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस पैनल। तो इंटरव्यू करने के बाद जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ उसके बाद आई वेटेड दैट व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू। सो दे कम्युनिकेटेड टू मी, हमें बताया कि आप सेलेक्ट हुए हो, आप, मेरे को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आया। तो जब मेरे को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आया, मैंने सोचा कि मैं तो ये प्लान कर रहा हूँ कि आई एम कमिटेड टू सर्व यू नो द, मैंने जो अप्रैल में बताया था कि मुझे 2024 MP इलेक्शन को लड़ना है। तो मैं देखा कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो था वो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन का था। तो मैंने डायरेक्टर से मुलाकात किया एनिम्स के। मैंने बोला कि मैं इतना दिन का कमिट नहीं कर सकता हूँ, मैं खाली 6 ही महीना तक का। तो मैम से बात करके देन आई जॉइंड द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आई एम सो लकी एंड थैंकफुल टू द अंडमान निकोबार एंड स्पेशली द डायरेक्टर ऑफ एनिम्स विथ whom आई कुड वर्क एज ए कंसल्टेंट। तो ये जो बात है सरासर गलत है। आपका जो नियुक्ति हुई थी वो एकदम कानूनी तरीके से फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए हुई थी।
100%। और आज के दिन में आपको मैं बता रहा हूँ बहुत सारा चीज़ इस तरह जो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, अंडर द करंट लीडरशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारा चीज़ अच्छा हो रहा है जो मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। और कुछ लोग हैं हमारे आइलैंडर है जैसा मिस्टर मनोज पॉल, उनका ट्वीट, उनका जो वीडियो इंटरव्यू जो आ रहा है उसमें बहुत सारा गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जा रहा है। मुझे लगता है कि लोग आजकल 2023 में बहुत समझदार है, बहुत उन लोग जज कर सकते हैं क्या सही है क्या नहीं है। और मैं इस तरह का बात होगा तो मैं द्वीपवासियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बारे में अगर कोई भी लोगों को कुछ भी क्वेश्चन करना है मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं खुद बताऊँगा। और ये तो इनका जो है, मुझे कुछ इंसिडेंट ऐसा भी हुआ है, मैं एनिम्स ज्वाइन करने के पहले भी इस तरह बहुत सारा ट्वीट है जो मैंने अंडमान निकोबार पुलिस को भी कंफर्म किया है कि ये सही है या नहीं है। ट्वीट के थ्रू मुझे रिप्लाई भी आया है कि गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है मिस्टर मनोज पाल। तो एक और बात हमें पता चला था कि एनिम्स में अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ है, किस बेस पर हुआ, इसका एक RTI भी डाला गया था किसी के द्वारा, ये बात कहाँ तक सच है? नहीं, ये बात सही है क्योंकि RTI जो होता है तो उसमें दो तरह का इन्फॉर्मेशन होता है, दो तरह का प्रोसीजर होता है। एक तो इंडिविजुअल लेवल में हमारा जो भी होता है, तो मुझे एक्चुअली पूछा गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे पूछा कि वेदर हम आपका ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ या नहीं। तो RTI का जो रूल होता है उसमें आपका कुछ इन्फॉर्मेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दैट यू शुड नॉट। तो मेरे को कंसेंट पूछा डायरेक्टर एनिम्स कि आप सहमत है या नहीं है, मेरा कंसेंट पूछा। तो मैंने RTI का मैंने रूल्स थोड़ा बहुत पता किया, तो मैंने देखा कि यू आर नॉट सपोज टू शेयर। तो मैंने बता दिया था कि आप मेरा जो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो आप शेयर नहीं कर सकते हो, इंक्लूडिंग मेरा जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड वो भी पूछे हैं कब अपॉइंटमेंट हुआ, कितना तारीख को हुआ, कब से कर रहा है, कितने शॉर्ट लिस्ट कैसे हुआ। तो ये सारा चीज़ दिखाने का ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है कि स्टेट लेवल में सेंसिटिव है तब ये सब चीज़ को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस मामले में जो भी है तो हमारा डायरेक्टर एनिम्स ने इन्फॉर्मेशन दिया होगा, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मुझसे कंसेंट पूछा गया था। मैंने बता दिया एज़ पर RTI रूल जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो वो देना, और जो मेरा पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है यू शुड नॉट डिस्क्लोज दैट, आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। तो जिसने याचिका डाला था RTI का, आपको पता है किसने डाला? RTI जो डाले थे वो है मिस्टर जे बॉबी, न्यूज़ आप तक के जे बॉबी, वो डाले थे। तो उनको जवाब मिल गया? वो तो मुझे नहीं पता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो हमारा पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है ना एनिम्स में, वही शायद उनको प्रोवाइड किया होगा। मैं अक्सर अपने एपिसोड में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कही गई जो बातें हैं वो किस तरीके से लोगों के दिमाग पर असर करती है। एक इंसान जो इतने तजुर्बेकार हैं, हमारे अंडमान से निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक WHO तक जाकर अपना सर्विस देकर आते हैं, फिर यहाँ पर अंडमान निकोबार में भी अपनी सेवाएं देते हैं, उन पर एक इल्ज़ाम लगाना कि वे गलत तरीके से अपॉइंटमेंट लेकर कंसल्टेंट के पोस्ट पे बैठे हैं, वो भी एक जाने माने इंस्टीट्यूट एनिम्स जैसे इंस्टीट्यूट पे, और सीधा ये सब जो होता है टोटली जो इल्ज़ाम लगता है एडमिनिस्ट्रेशन पर लगता है। इस इल्ज़ाम का बेस क्या था, इसके क्या प्रूफ थे उनके पास कि ऐसी बातें ट्विटर में कही गए, या ये एक मजाक था? तो ये मजाक करने की जगह नहीं होती है कि एक तजुर्बेकार इंसान को, रेप्यूटेड इंसान को इस तरीके से सोशल मीडिया में बेइज्जती करना। तो उसके जो क्लैरिफिकेशन अभी सर ने दिया, अगर आप लोगों को किसी को भी इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता लगाना है तो एनिम्स हमारे बगल ही है एंड हमारा सेक्रेटरीट है, आप लोग इसके बारे में ज़रूर पता लगा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कृपया सोशल मीडिया पर आने वाली कोई भी बातें, चाहे फिर वो ट्वीट के ज़रिए हो या यूट्यूब के माध्यम पे हो, आप आंख बंद करके कतई भरोसा ना करें। आप थोड़ी सी उसकी जांच कर लीजिए। अगर आपने मानना ही है कि जिस बंदे ने अगर कुछ दिखाया है या कुछ बोल रहा है वो गलत है, तो आप थोड़ी सी, और अगर वो आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो कृपया मैं फिर गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी जांच कर लीजिए। आप लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी का पता चल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अरुण से हम जानना चाहेंगे कि सर, आप
2024 में जो इलेक्शन लड़ोगे, बेशक हमारी जनता ये जानना चाहेगी कौन सी पार्टी से आप ज्वाइन करोगे, इस बारे में थोड़ा बताइए। यामिन जी, बेसिकली अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हम अभी डिसीजन नहीं लिया है। मुझे लगता है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं कैंपेन करूँगा, और अगर सही प्लेटफॉर्म मुझे मिला और मुझे लगा जो प्लेटफॉर्म से हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लोगों का भला होगा, उस प्लेटफॉर्म में मैं साथ दूंगा। सेंटर में ऐसा है कि अभी दो गुट गठबंधन है, एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरा है आपका इंडिया विच इज़ कॉल्ड इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया। तो सेंटर में इधर एनडीए आएगा या तो फिर इंडिया आएगा। तो मेरा प्लान है कि एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आई विल कंटेस्ट, एंड उसके बाद एमपी बनने के बाद मैं जो भी सेंटर में आएगा उसको मैं सपोर्ट करूँगा, और हमारे अंडमान निकोबार के लोगों को सुविधा के लिए जो भी करना चाहिए मैं करूँगा। इस ऑनेस्टी को हम दाद देते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने इलेक्शन लड़ा तक नहीं है, इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, मगर इतने खुलकर अरुण सर ने बोला है कि इंडिपेंडेंट ही कॉन्टेस्ट करेंगे अगर सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो, और अगर वे एमपी बनते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी सरकार रहेगी वो उनका सपोर्ट करेंगे। इतना डेयरिंग और इतनी ऑनेस्टी के साथ बहुत कम लोग हैं जो अपनी स्टेटमेंट देते हैं। चलिए, हम आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं। साथ ही मैं आपसे सर ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसी कोई नेशनल पार्टी है या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है आपके दिमाग में कि अगर वो आपको ऑफ़र करें तो आप उनके साथ जुड़ना चाहोगे? एक्चुअली यामिन जी, देर आर 6 नेशनल पार्टी है। आज के दिन में हमारा इंडिया में 6 नेशनल पार्टी है। तो मुझे जहाँ तक, मैं अभी उसके नाम नहीं लूँगा कि कोई भी पार्टी, देखिए हर पार्टी में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, प्रोज एंड कॉन्स है। तो मैं अभी उस बारे में नहीं सोचा कौन सा पार्टी, लेकिन आज का दिन में मैं सोच रहा हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द करंट सिचुएशन जो चल रहा है सेंटर में, क्योंकि हमें सेंटर के तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनका क्या चल रहा है आज का दिन में। तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट में कंटेस्ट करके एमपी बनने के बाद देन आई चूज़ टू सपोर्ट द वन हु इज़ मेकिंग द लाइक यू सेड बिफोर। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूँगा, आप चाहे तो उत्तर दें, चाहे तो आप मना कर दें, कि अगर आपको बीजेपी ने कल ऑफ़र दिया कि हम टिकट दे रहे हैं आपको, तो क्या आप इस ऑफ़र को लोगे? उसके लिए मैं सोचूंगा। कांग्रेस, सभी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये कोई भी पार्टी अगर मुझे बोले कि कैंडिडेट बनने के लिए अंडमान निकोबार कॉन्स्टिट्यूशन से, मैं इसके बारे में सोचूंगा। थैंक यू सर। अगर आप एमपी बनते हो, आप बन जाते हो एमपी, तो फिर सबसे पहला चीज़ आप अंडमान निकोबार में किस तरफ अपना अटेंशन लेके जाओगे, किस तरफ आप पहला काम क्या करोगे? यामिन जी, आपको मैं बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले बात तो देखिए, 3 सेक्टर जो है मेरे लिए प्रायोरिटी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और मैंने क्या क्या करना है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्गर टर्म। मतलब शॉर्ट टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 0 to 12 मंथ्स में मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सा सेक्टर, मैं डिटेल अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है एजुकेशन और हेल्थ। ये 2 सेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर है, प्लस शिपिंग। ये शिपिंग जो है हमारा लाइफलाइन है नॉर्थ मिडिल के लिए, प्लस हमारे कार निकोबार, कैम्बेल बे के जो दूर दराज में रहते हैं। तो ये 3 सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर। थर्ड जो है, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, मैं डिटेल नहीं बोलूँगा, मैंने जो बनाया। एजुकेशन सेक्टर में तो बहुत सारे मुद्दा है जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब मैं एमपी बनूँगा, शॉर्ट टर्म मीन्स मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया 0 to 12 months विच इज़ रियलिस्टिक, एवरीथिंग कुड बी सॉल्व विद इन। अगर करंट स्ट्रक्चर ऑफ हमारा जो डेडिकेटेड ऑफिशियल टुडे आज के दिन में एडमिनिस्ट्रेशन में है, प्लस द डायरेक्टर लेवल में डायरेक्टर्स लोग हैं, अगर हम एमपी बने, जब मैं एमपी बनूं, दिस कैन बी सॉल्व इमीडिएटली, क्योंकि हम कर सकते हैं।
चलिए, आप खुलासा तो नहीं कर रहे हो और हम आपकी जो प्राइवेसी है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप जब बोलना चाहें, हमारी चैनल है, आप हमसे वो कर सकते हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि अभी जो एमपी हैं कुलदीप राय शर्मा जी, पूर्व सांसद श्री विष्णु उपाध्याय जी, उन्होंने इस और ध्यान नहीं दिया होगा? और ऐसा क्यों लगता है आपको कि उनसे नहीं हो पाया? क्योंकि नहीं हो पाया तभी ना ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी तक। और आप ऐसा क्या कर लोगे कि ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दोगे 12 महीने के अंदर? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। जब मैं एमपी बनूंगा, मुझे पता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 10 साल काम किया हूँ। मुझे सारा प्रोसीजर्स के बारे में पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में किसको कहाँ चैलेंजेस है। वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है उनका अपना पोजीशन में। लेकिन एक अगर अच्छा एमपी होगा और उनका साथ देगा तो ही और शी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप लेवल में, दे विल बी एबल टू डू इट। तो वो मैं देखा कि यहाँ नहीं कर पा रहा है। दूसरा बात है कि जो टेक्निकल नो हाउ, आप एजुकेशन, हेल्थ तो हमारा एक्सपर्टीज़ है, हेल्थ सेक्टर बोलिए, एजुकेशन से मैं विदेश में, मैं यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन सेक्टर में काम किया, मैं लाइवलीहुड में काम किया है, मैं फूड सप्लाई, फूड सिक्योरिटी में काम किया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में। तो हेल्थ ऐसा है कि इट इनकम्पेसेस एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। तो मुझे उसका बारे में पता है, इसीलिए मुझे लगता है, और मेरा जो, मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरा जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, जो नेगोशिएट करने का जो हमारा स्किल्स है, वो आई थिंक दैट इज़, जब मैं कोई प्रॉब्लम को लेके जाता हूँ, आई हैव द सॉल्यूशन ऑल्सो फॉर देम। तो वो जब मैं बताता हूँ, ये नहीं कि करना है। अभी आप फिलहाल देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहा है 1 दिन का 2 दिन का, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या सोचते हो एक प्रोटेस्ट में ये पावर सप्लाई हो जाएगा? मैं अपना जो कमिटमेंट किया हूँ ना, उसमें मैं पावर एंड जो इमरजेंसी वाटर का जो हमारा प्रॉब्लम होता है, वो आप 1 दिन में सॉल्व नहीं कर सकते हो। दैट विल बी इन मीडियम टर्म, एटलीस्ट मिनिमम 2 साल चाहिए उसको फिक्स करने के लिए। पर हमारे जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, फिर चाहे वो अभी प्रेजेंट एमपी सर जो हैं वो हों या ऑपोजिशन के हो, हम भी कवर करते रहते हैं। ये 1 दिन का धरना या 1 दिन का चक्का जाम नहीं है। ये जो है ये फाइनल इलाज, जैसे कहते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन से अपना विरोध करेंगे। इन्होंने भी जो है सालों से लेटर के माध्यम से हो या ट्वीट के माध्यम से हो, इन्होंने केंद्र सरकार का जो ध्यान है इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन जब देखा कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा है तो जनता इनसे पूछती है, तो ये फिर अपना जो जनता की जो बात है इस तरीके से दिखाने का भी रास्ता निकालते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि 1 दिन का सोल्यूशन है। डेफिनेटली आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जो है मिड टर्म उसमें रखा है आपने। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो हमारे एक्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पाए और आप इसका फटाफट और डेफिनेट इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो? ऐसा कुछ तोड़ है आपके पास? ज़रूर है, तभी तो मैं कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ। क्योंकि मैं जब एमपी बनूँगा, ये मैं भी चिट्ठी लिखूँगा, लेकिन चिट्ठी मैं तभी लिखूँगा जब मैं डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि मेरा चिट्ठी का एक्शन होना चाहिए। हम देखते हैं कि सारे पार्टियाँ, जितने भी हमारे लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप आईएनसी बोलिए, बीजेपी बोलिए, सीपीआईएम बोलिए, सब लोग चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट्स मैं आज तक नहीं देखा। जब मैं एमपी बनूंगा, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये जो मुद्दा है इलेक्ट्रिसिटी का, ये जो मुद्दा है आपका NH4 का, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन खाली नहीं है, ये हमारा सेंट्रल लेवल है। हम देखे हैं कि लोग चिट्ठी लिख देते हैं और उसके बाद बोलते कि हो गया है कर, नहीं, यहाँ पे आपको बात करना पड़ेगा। जो भी हमारा मिनिस्टर्स है रिस्पॉन्सिबल, उनसे जाके पर्सनली मिलना पड़ेगा। अगर वो एक बार टाइम नहीं देता 2 बार देना पड़ेगा, जैसा मैं यहाँ पे करता हूँ। मेरे प्लान है कि ये सब आप डिस्कशन करके सुलझा सकते हो। प्रोटेस्ट लास्ट रिसॉर्ट होता है और उसमें एमपी साहब को लीड करना है, क्योंकि अगर एमपी साहब लीड नहीं करेंगे तो आप देखे हैं कि डेब्रेट इशू में कैसा हुआ। इसी तरह बहुत बार हमारे जब लेट केयर गणेश जी होते थे, लेट मनोरंजन भक्ता जी होते थे, उन लोग जब प्रोटेस्ट करते थे कभी भी उनको ऊपर वो होस पाइप कुछ नहीं, क्योंकि उन लोग, उनका अपना तरीका होता था प्रोटेस्ट करने के लिए। तो डेब्रेट का इशू भी वैसे ही है। डेब्रेट इशू इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू फॉर मी टू सॉल्व। आपको पता होगा कि डेब्रेट के इशू में कोई भी
पार्टी ने बहुत सारे पार्टी ने आए, लेकिन आज तक उसका सॉल्व नहीं हुआ। मैंने उसको शॉर्ट टर्म में रखा हूँ, एक 12 महीना के अंदर 0 to 8 months to 12 months के अंदर आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड द चिल्ड्रन विल गेट रिकग्नाइज्ड बाय द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। हमारे पास वो टेक्निकल नो हाउ है। आई एम ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। सेकेंडली, आपको पता होगा कि एनिम्स जो है हमारा मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे मैं अभी 7 महीना काम करके ख़त्म किया हूँ, रिज़ाइन किया हूँ एक्चुअली ऑन 1 नवंबर। वहाँ पे हमारे एक्स पूर्व चीफ सेक्रेटरी जो थे मिस्टर जितेंद्र नारायण जी ने, वो नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो नॉर्म्स को वायलेट करके एक अनक्वालिफाइड डायरेक्टर को अपॉइंट किया था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन ट्वीटेड टू हिम कि ये आप वायलेट किए हैं व्हेन ही वाज एज ए चीफ सेक्रेटरी, कि ये वायलेट किया है। एंड अगर वो अनक्वालिफाइड डायरेक्टर कंटिन्यू करता था, हमारे एनिम्स के बच्चों को भी आज वही हाल होता था जैसा हमारा डेब्रेट के बच्चों का हाल हुआ है। और आई मस्ट टेल यू कि अभी भी हमारा एनिम्स को अभी हमें देखना पड़ेगा कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के जितने भी क्राइटेरिया है, हम वो क्राइटेरिया को मेंटेन करेंगे। और अगर मेंटेन नहीं करें तो हमारा जितना भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है वो डी-रिकग्नाइज कर देंगे, और हम ये नहीं चाहते हैं। तो आप मैनिफेस्टो है वो तैयार रखी है? मैंने मैनिफेस्टो तो तैयार रखा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे साथी द्वीपवासियों को आपके माध्यम से कि मेरे अपील को मैं लॉन्च किया था 7 नवंबर। उस समय मैंने कमिट किया था कि मैं 2024 इलेक्शन लड़ूंगा, और ये भी मैंने कहा था कि अंडमान में जो 501 विलेजेस है उस 3 डिस्ट्रिक्ट में मैं सब विलेज में जाऊंगा। मैं एक बार जा चुका हूँ, नॉट विलेज, लेकिन मैं कैम्बल बे से डिगलीपुर तक का दौरा किया था 2021 to 2022 अप्रैल तक। तो अभी मेरा प्लान है, और मैं 12 तारीख को जा रहा हूँ। मैं अपना, क्योंकि मैं शिवपुर में नॉर्थ मिडल डिस्ट्रिक्ट में मैं पैदा हुआ था, तो मैं सोचा कि डिगलीपुर तहसील से मैं शुरू करूँगा। तो मैं सारा विलेज जाऊँगा। वहाँ पे PRI मेंबर्स जो है 3 लेवल में होता है। PRI मेंबर्स एक होता है आपका पंचायत लेवल, एक ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। मैं सभी PRI से मिलूँगा, प्लस गांव में जाके लोगों की बातें सुनूंगा, उनका क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में सुनूंगा। एंड देन मैं अपना ये कमिटमेंट जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ऑलरेडी 3 पेज का बनाया हूँ, लेकिन वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा शायद, एंड इट विल बी फाइनलाइज्ड। सर, वो तो जैसे जैसे समय होगा आप भी सोशल मीडिया पे दिखते रहोगे, तो हो सकता है कि हम बार बार आएँ आपसे, और आपके जो भी डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी आपकी जो बातें उठ रही है उसके बारे में हम इंटरव्यू लें आपसे। आज के लिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि अंडमान में जो बहुत बात उठता है कि यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, ये अंदर के लोग और बाहर के लोग को आप कैसे कैटेगराइज करते हैं? मुझे बड़ा दुख होता है यामीन जी, जब लोग बोलते हैं कि बाहर से आए, अंदर से है। ये हमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। देखिए, हम अंडमान निकोबार से हैं, हमारे लोग, हम यहीं पे पैदा हुए हैं, हमारे लोग यहाँ भाईचारे के साथ रहते हैं। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट, इसीलिए हमारे मिसेस गांधी एक्स प्राइम मिनिस्टर बोलती थी कि ये मिनी इंडिया है। और ये बाहर कुछ नहीं है, हमारे बाहर के लोग हैं जो विदेश से आए हैं। यहाँ पे कोई विदेशी नहीं आ रहा है। कहते हैं कि बांग्लादेशी आ गए हैं यहाँ पे, फुचका बिक्री करते हैं, वो फ्रूट बिक्री कर, सब्जी बिक्री करते हैं, लेबर का काम करते हैं। तो फिर हमारी जो CID है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रही है? इस बारे में आप क्या बोलोगे? यामीन जी, मैं तो सोशल मीडिया में लिखते रहता हूँ, मैं बताते भी रहता हूँ लोगों को। देखो, हमें जब तक पता नहीं है कौन कहाँ से आ रहे हैं, हमें उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात है कि देखिए, हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल लेवल है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में एक मेकैनिज़्म एग्जिस्ट करता है कि कोई भी बंदा विदेश से आया, फॉरेन कंट्री से आया, या बांग्लादेश या नेपाल, जितने भी हमारा नेबरिंग कंट्री, अफगानिस्तान से अंदर आया, और उसके बाद वो पहले तो मेनलैंड में आना पड़ेगा, उसके बाद अगर हमारा अंडमान निकोबार में एंटर किया, उसके लिए सारा मेकैनिज़्म हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। अगर कोई भूले भटके कोई अपना तरीक़ा से अंदर आ गया, आपको मैं बता देता, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अंडमान निकोबार पुलिस इज़ क्वाइट कॉम्पिटेंट एंड दे कैन आइडेंटिफाई कौन कहाँ से आ रहा है और कैसा चल रहा है। और आपको पता भी होगा, 2 साल या 1 साल पहले हमारे पूर्व DGP जी ने बहुत सारे ट्वीट्स किए थे
जिसके मुताबिक कि कुछ लोग जो हमारे बांग्लादेश से आए थे, बांग्लादेशी पासपोर्ट से वो इंडिया में एंटर किए, उसके बाद अंडमान में पहुँचे, अंडमान में आइलैंडर्स कार्ड बनाए। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि उसी दौरान ये भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस, अंडमान निकोबार पुलिस इतने कॉम्पिटेंट है कि वो पकड़ भी लिए थे कौन बंदा आए, प्लस कौन काउंसिलर ने उनको सर्टिफिकेट बनाने के लिए मदद किया और उनको अरेस्ट भी किया है, उनका एफआईआर भी हुआ था। आप अगर डीजीपी सर के, जो प्रीवियस डीजीपी सर के ट्विटर अकाउंट देखेंगे, इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। दैट मीन्स हम ये बोलेंगे कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। देखिए, मेनलैंड ऑफ इंडिया से लोग आएंगे अंडमान निकोबार में अपना लाइवलीहुड के लिए, वो हम स्टॉप नहीं करना। जो आम भारतीय जो पूरे भारत से यहाँ पे आते हैं काम की तलाश में, बिजनेस की तलाश में, पढ़ाई लिखाई, क्या ये गलत है? ये एकदम गलत नहीं है। आप भी जा सकते हो, हम भी जा सकते हैं। जैसा हम विदेश में था, हम इंडिया में दिल्ली में पढ़ाई किए, तो कोई कहीं भी जा सकता है अगर आप इंडियन हो। लेकिन विदेश से अगर कोई आया तो वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में तो मैं बोलूँगा कि हमारे अच्छा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, जहाँ पे प्रेस करना है मैं प्रेस करता हूँ, जहाँ गलत है आपको मैंने अभी बताया, हमारा एक्स चीफ सेक्रेटरी ने गलत तरीक़ा से, खाली एनिम्स के नहीं, बहुत सारे गलत तरीक़ा से अपॉइंट किए थे। दैट वाज ए मिस्टेक। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपने किए हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑन इट एंड दे आर टेकिंग केयर, और पकड़ भी रहा है। हमें कुछ चीज़ पता चल रहा है, कुछ चीज़ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ हमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करना पड़ता है। एक आखिरी सवाल कि कितने कॉन्फिडेंट हो आपकी अंडमान की जनता आपका साथ देगी? मैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। आई डोंट नो, 100% बोल सकता है। वट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ, मैं पूरा कन्विक्शन के साथ करता हूँ, मेरा गुड इंटेंशन के साथ करता हूँ एंड विथ स्ट्रैटेजी। तो मुझे पता है कि अगर मैं 501 विलेज और ये जितने 3 डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट PRI मेंबर्स का तक, दे आर द की पीपल, दे आर द वन हु नोज़ क्या प्रॉब्लम है कम्युनिटी में। और मेरा जो इंटेंशन है टू सर्व द कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी में ही सारा प्रॉब्लम है। उनको पानी, उनका स्कूल, उनका हेल्थ, ये सारे चीज़ होना चाहिए। आज का दिन में आप देखिए कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है। ये सब तुरंत हो सकता है। खाली MP का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न सेक्रेटरी से बात करना है, उनके साथ नेगोशिएट करना है कि क्या करने से अच्छा रहेगा। एंड दे आर ऑल हियर टू सर्व अस, दे आर नॉट हियर टू स्टे हियर। हाँ, इन लोगों को करप्शन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनका भी अपना इंटेंशन है कि भाई हम यहाँ काम करके 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, देन आई गो बैक टू माई पेरेंट डिपार्टमेंट या जो भी जहाँ से भी आए हैं। तो मुझे लगता है जब MP बनेंगे, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ईजीली एंड इमीडिएटली। सर, जहाँ तक मैंने अब तक एनालाइज किया है आपसे बात करके, सर का कहना है कि अगर MP चाहे तो समाज में, कम्युनिटी में बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। बस ज़रूरत है तो उस निष्ठा के साथ उस काम से जुड़ने की और उस काम को पूरे करने की। सर का कहना है कि समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधूरी पड़ी हुई है, उन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए और जनता की जो भी तकलीफ़ें हैं उन पर पूरा ध्यान देने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया कि वे MP इलेक्शन लड़ेंगे और जनता के लिए जो भी सेवाएं होंगी उसको वो पूरा करेंगे, जिनके लिए वे काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं कि वे कर पाएंगे। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी थोड़ी मोड़ी ही बताई है, खुलकर उन्होंने अभी अपना ना तो मैनिफेस्टो का खुलासा किया है, ना ही अपनी पूरी प्लानिंग बताई है, जिसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। जैसा जैसा समय आएगा, हो सकता है कि आप अरुण मलिक सर को सोशल मीडिया में देखते रहोगे कि उनके क्या स्टेप्स हो रहे हैं, और हमें जब भी मौका मिलेगा हम सर के पास आएंगे और उनके जो भी स्टेप्स हैं उससे जुड़े जो सवाल होते हैं वो हम आप लोगों के लिए ज़रूर कवर करेंगे। इतना समय देने के लिए और इतने खुलकर बात करने के लिए सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, और अपने आपको भाग्यशाली समझते हैं कि सबसे पहला इंटरव्यू जो है आपने हमारे चैनल को दिया है। हम आपको भी ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप जो MP इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, एंड हमारे चैनल से बात करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद भी देते हैं सर। थैंक यू सो मच। आपको भी और दीपिका जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बताना चाहता हूँ, प्लस न्यूज़ अंडमान 24/7 चैनल को भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।